बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल पाथवे टू सक्सेस। आज हम एंटीबायोटिक के हवाले से एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, क्लोरामफेनिकोल। अगर आप नए हैं तो इससे पहले हमने टेट्रासाइक्लिन यानी प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर वाले जो है ना टॉपिक को स्टार्ट किया हुआ है। उसी ही टॉपिक का एक और मतलब इसी से रिलेटेड एक नया टॉपिक यानी नई एंटीबायोटिक की क्लास है, तो इसके बारे में आज हमने स्टार्ट करना है। तो अब हम जो है ना डायरेक्ट अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। तो आज हमने क्लोरामफेनिकोल के बारे में पढ़ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है और ये जो है ना एग्जाम को पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो इसमें भी इम्पोर्टेंट है। अक्सर जो है ना एमसीक्यूज और शॉर्ट क्वेश्चन में जरूर पूछा जाता है, और ख़ास तौर पे इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन और एडवर्स इफेक्ट के बारे में जरूर क्वेश्चन पूछा होता है, तो ये याद रखना है। तो हम स्टार्ट करते हैं क्लोरामफेनिकोल। तो ये सबसे पहले जो ना 1947 के अंदर इसको डिस्कवर किया गया था। तो इसको डिस्कवर किस स्पीशीज से किया? ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जिससे इसको हासिल किया जाए, सिंथेसाइज किया जाए, जिसको हम स्ट्रेप्टोमाइसिन वेनिजुला बोलते हैं। वेनिजुला ये माइक्रोब है जिससे जो है ना हमने इसको ऑब्टेन किया यानी सिंथेसाइज किया है। उसके बाद बात आ गई इसकी क्लास की। एक बात तो हमें ये पता है कि ये प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर है। उसके अलावा हमने अगर इसके केमिकल स्ट्रक्चर की बेस पे देखें तो ये नाइट्रोबेंजीन डेरिवेटिव है, इस क्लास में आ रही होती है। और अगर स्पेक्ट्रम के हवाले से देखें तो ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है। और अगर इसके एक्शन की बेस पे देखें तो ये है बैक्टीरियोस्टेटिक एंटीबायोटिक। उसके बाद इसके जो है ना मैकेनिज्म ऑफ एक्शन को देख लेते हैं। यानी इसका मैकेनिज्म बहुत सिंपल है, यानी प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर है। यानी ये प्रोटीन का जो सिंथेसिस वाला प्रोसीजर चल रहा है, तो इसने क्या करना है, बैक्टीरिया के उस प्रोटीन वाले सिंथेसिस वाले प्रोसीजर को ही स्टॉप करना होगा। क्या करेगा? ये हमने एक ही सीक्वेंस के अंदर यानी एक लाइन में लिखा है कि क्लोरामफेनिकोल बाइंड टू 50S राइबोसोमल यूनिट के अंदर, इसके ऊपर जाके इसने अटैच हो जाना है। तो बैक्टीरिया के अंदर ओवरऑल जो है ना दो टाइप की सब यूनिट पाए जाते हैं। राइबोसोमल सब यूनिट है जो कि प्रोटीन की सिंथेसिस में इन्वॉल्व होते हैं। एक होता है 50S सब यूनिट है और एक 30S सब यूनिट होता है। तो जब क्लोरामफेनिकोल इस 50S सब यूनिट के साथ अटैच हो जाता है तो उसके बाद क्या होता है, इंटरफेयर द पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन। तो उन चेन के दरमियान पेप्टाइड बांड जो आपस में बन रहे होते हैं, तो उस पेप्टाइड बांड के अंदर ये इंटरफेयर कर रहता है, यानी उसको प्रॉपर तरीके से बांड बनने नहीं दे रहा होता। जब प्रॉपर तरीके से वो बांड नहीं बन पाता तो क्या होगा, डिक्रीज या इनहिबिट द ट्रांसफर ऑफ पेप्टाइड चेन फ्रॉम पी साइट। ये यहाँ पे हम देख लेते हैं, हमारे पास ए साइट है, एक्टिव साइट और पी साइट है। तो हम इसको देख सकते हैं, ये पेप्टाइड चेन वाली है। यहाँ पे अल्फा 1 अल्फा 2 ये अमाइनो एसिड जो है ना स्ट्रक्चर की फॉर्म में आ रहे हैं। तो यहाँ पे ये ट्रांसफर आरएनए जो होता है ये यानी ए साइड की तरफ होता है, और जो है यहाँ पे ये ट्रांसफरेज एंजाइम है जो कि इसके साथ यानी जो अमाइनो एसिड सीक्वेंस के साथ आ रहे हैं, ये दोनों जो सीक्वेंस के साथ आ रहे हैं ये इसको क्या करेगा कि ए साइड वाले आने वाले जो अमाइनो एसिड है उसको ट्रांसफरेज करके यानी इससे दूसरी पी साइड के साथ पेप्टाइड चेन यानी इसके दूसरे के साथ एक सीक्वेंस के साथ अटैच करेगा। जब सीक्वेंस के साथ अटैचमेंट होगी तो क्या होगा कि उससे जो इन्फॉर्मेशन है उसको कोड की फॉर्म में जो आ रही थी तो उसके मुताबिक जो है ना प्रोटीन की सिंथेसिस स्टार्ट हो जाएगी। तो अब यहाँ पे क्या होगा कि जो क्लोरामफेनिकोल है ना वो पी साइड के ऊपर यानी 50S यूनिट जो है ना इसके पी साइड के ऊपर आके बाइंड हो जाएगी। जब इसके ऊपर जब बाइंड हो जाएगी तो फिर ये इंटरफेयर था पेप्टाइड के जो बांड बन रहा था उनके दरमियान अमाइनो एसिड आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो रहे थे, और उसके बाद प्रोटीन की सिंथेसिस होनी थी। तो वो जाहिर है जब इंटरफेयर हो जाएगा तो वह प्रॉपर तरीके से जो है उसकी प्रोटीन की सिंथेसिस जो है ना स्टॉप हो जाएगी। तो यही जो हम देख रहे हैं कि ये प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर है। तो इस तरीके से जो है प्रोटीन की सिंथेसिस जब इनहिबिट हो जाती है तो बैक्टीरिया का सेल आहिस्ता आहिस्ता जो है ना डेथ की तरफ चला जाता है। उसके बाद अगर स्पेक्ट्रम की बात कर लें कि किस किस बैक्टीरिया के अगेंस्ट, क्योंकि ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक हमने इसको पढ़ा है, तो ये ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया दोनों के लिए जो है फायदेमंद है, यानी इसके अगेंस्ट हम इस्तेमाल करते हैं। या एनारोबिक बैक्टीरिया होता है, रैक्टिशिया है,
साल्मोनेला है, शागिला है, गोनोकोकी है, मेलेंजोकोकी है, और स्टेप्टोकोकी है, स्टेफिलोकोकी है, और क्लास्ट्रोडियम वगैरह है। ये सारे के सारे बैक्टीरिया जो है ना ग्राम पॉजिटिव या ग्राम नेगेटिव, इनके रिलेटेड जो भी इन्फेक्शन प्रोड्यूस होते हैं, तो हम इसको जो है ना क्लोरामफेनिकोल इसके अगेंस्ट इस्तेमाल होते हैं। यानी इसी वजह से हम इसको ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक कह रहे हैं कि ये ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के अलावा भी अदर जो हमारे पास जो पेनिसिलिन रेजिस्टेंट हो चुके थे, तो उनके लिए हम इस्तेमाल करवा सकते हैं। तो ये चंद केसेस यानी चंद बैक्टीरिया जिनके अंदर ये इन्फेक्शन प्रोड्यूस हो रहा है, इसके अगेंस्ट ये बैक्टीरियोसाइडल प्रॉपर्टी रखता है। स्टार्ट में हमने इसको बैक्टीरियोस्टैटिक की प्रॉपर्टी देखी है, लेकिन इनके दरमियान ये नजेरिया है, मेलेंजोटाइडस है और इन्फ्लुएंजा है। इस तरह के इन्फेक्शन, इस तरह के जो बैक्टीरिया है, इनके इन्फेक्शन के अगेंस्ट ये जो है ना बैक्टीरियोसाइडल एक्टिविटी अपनी शो कर रहा होता है। तो बैक्टीरियोस्टैटिक और बैक्टीरियोसाइडल के बारे में हमने जो है ना ये लास्ट टाइम जो हमने स्टार्ट में यानी जनरल प्रिंसिपल ऑफ एंटीबायोटिक का जब लेक्चर स्टार्ट किया था, तो उसके अंदर बड़ी डिटेल के साथ हमने बताया। अगर आपने नहीं सुना तो वो काम सुन ले ताकि आप लोगों का कंसेप्ट क्लियर हो जाए। उसके बाद आ गई बात रेजिस्टेंस की कि हम जो क्लोरामफेनिकोल हम इस्तेमाल करवा रहे थे, तो अब बैक्टीरिया ने रेजिस्टेंस उसके अगेंस्ट कैसे डेवलप कर दिया है। तो दो ही पॉइंट है। एक तो पहले कि इनएक्टिवेटिंग द एंजाइम, उसने इस एंजाइम को आके एक्टिवेट कर दिया, इनएक्टिवेट कर दिया। तो जब ये इनएक्टिवेट कर दिया, तो जाहिर है जो एंटीबॉडीज हमने दी है, तो वह जाहिर उसकी बैक्टीरिया एक्टिविटी भी नहीं आने शुरू होगी। तो जब बैक्टीरिया की एक्टिविटी नहीं आ पाएगी, तो जाहिर रेजिस्टेंस प्रोड्यूस हो जाएगी। उसके बाद है रिड्यूस द परमिबिलिटी। परमिबिलिटी यानी उस बैक्टीरिया के अंदर पेनिट्रेशन पावर जो होगी ना, वो उसने कम कर दी है। यानी हमारी जो एंटीबायोटिक क्लोरामफेनिकोल की फॉर्म में हमने दी है ना बैक्टीरिया के अगेंस्ट, तो उसकी पेनिट्रेशन पावर जो है ना, कैसे कि बैक्टीरिया ने अपने अंदर मॉडिफिकेशन कर रही है ताकि वो पेनिट्रेट ना कर पा रहे। जब तक बैक्टीरिया के अंदर वो क्लोरामफेनिकोल यानी एंटीबायोटिक नहीं पेनिट्रेट करेगी, तो उसने जाके बैक्टीरिया को बैक्टीरियोस्टैटिक या बैक्टीरियोसाइडल जो एक्टिविटी शो कर रहा था वो नहीं कर पाएगी, यानी उसकी ग्रोथ या उसको किल नहीं कर पाएगी। तो इस तरीके से बैक्टीरिया जो है ना इनके अगेंस्ट जो है ना अपने रेजिस्टेंस डेवलप कर रहा होता है। तो ये यहाँ तक हमने जो है ना क्लोरामफेनिकोल के बारे में पढ़ा है। तो ये जो है ना ब्रीफली हमने इसका जो मैकेनिज्म भी देख लिया, अब इसका स्पेक्ट्रम पढ़ लिया है। अब इसके बाद में आखिरी जो है ना हमारे पास टॉपिक है एडवर्स इफेक्ट। तो एडवर्स इफेक्ट में हम क्या पढ़ रहे हैं कि सबसे पहला अगर एडवर्स इफेक्ट देखा जाए तो जीआईटी डिस्टर्बेंस है। तो ये जीआईटी के ऊपर इफेक्ट कर रही होती है, तो उस दौरान जो है नोजिया, वोमिटिंग, डायरिया वगैरह ये देखने को मिल रहा होता है। तो ये जीआईटी के रिलेटेड इसके डिसऑर्डर हो गए हैं, यानी एडवर्स इफेक्ट हो गए। उसके बाद है बोन मैरो डिप्रेशन। ये बोन मैरो को डिप्रेस कर रही होती है। तो जो बोन मैरो जब डिप्रेस हो रहा होता है, तो जाहिर है उस हिसाब से जो जब बोन मैरो डिप्रेस होगा, तो हमारे बॉडी के अंदर ब्लड सेल्स प्रोड्यूस होना कम हो जाएंगी। जब उसकी प्रोडक्शन कम हो जाएगी, तो अनीमिया की कंडीशन प्रोड्यूस हो जाएगी। यानी एज ए एडवर्स इफेक्ट के तौर पर देखने को मिल सकता है कि अगर लॉन्ग टर्म के लिए हम किसी भी पेशेंट को क्लोरामफेनिकोल दे रहे हैं, तो अनीमिया देखने को मिल सकता है। उसके बाद है ग्रे बेबी सिंड्रोम। ये हाई डोज जब हम दे देते हैं न्यूबॉर्न बेबी को, तो उस वक्त हम देख रहे होते हैं कि ग्रे बेबी सिंड्रोम हमें देखने को मिल रहा है एज ए एडवर्स इफेक्ट। उसके बाद हाइपर सेंसिटिविटी है, यानी इसके अंदर रैशेज वगैरह, फीवर वगैरह प्रोड्यूस हो सकते हैं। यानी अनकॉमन से पूरा मुराद है, यानी हर पेशेंट के अंदर देखने को मिल नहीं सकते, लेकिन किसी न किसी के अंदर हो सकता है ये प्रोड्यूस हो जाए। यानी ये कॉमन एडवर्स इफेक्ट ये वाला प्रोड्यूस नहीं होता। उसके बाद है सुपर इन्फेक्शन, यानी एक इन्फेक्शन ठीक कर रहे हैं, उसी यानी ट्रीटमेंट के दौरान एक नए किस्म का अगर इन्फेक्शन प्रोड्यूस होता है, तो उसको हम सुपर इन्फेक्शन कहते हैं। तो इस दौरान ये प्रोड्यूस हो सकता है। उसके बाद ये तो एडवर्स इफेक्ट के 4-5 हमने देख लिए। उसके बाद आ गई कंट्रा इंडिकेटेड जो है ना, कि जब हम क्लोरामफेनिकोल दे रहे होंगे ना, उस वक्त हम फेनिटाइन, वारफरिन या टोलब्यूटामाइड इसको जो है ना कॉम्बिनेशन में नहीं दे सकते, क्योंकि ये कंट्रा इंडिकेटेड, यानी इसी वजह से अगर हम कंबाइन फॉर्म में देंगे दोनों को, तो टॉक्सिसिटी प्रोड्यूस होगी, और टॉक्सिसिटी ज़ाहिर हम एडवर्स उससे भी बढ़ जाएंगे, मजीद बढ़ जाएंगे। उसके बाद ये बैक्टीरियो
तो बैक्टीरिया की वजह से जो मेनिंजाइटिस होता है उसके अगेंस्ट भी हम इसको इस्तेमाल करते हैं, या अल्टरनेटिव टू पेनिसिलिन, जहाँ पे पेनिसिलिन वगैरह इस्तेमाल यानी रेजिस्टेंस होती है तो उसके अल्टरनेटिव के तौर पे हम इसको इस्तेमाल करवाते हैं। टाइफाइड के अंदर भी इस्तेमाल होता है। उसके बाद आई इन्फेक्शन है या ईयर इन्फेक्शन, आई ड्रॉप की फॉर्म में, ईयर ड्रॉप की फॉर्म में भी हमें मिल रहा होता है। तो ये एंड पे ये जो ना ये डायग्राम आपको हमारे लास्ट जो है ना जो लेक्चर हमने टेट्रासाइक्लिन का अपलोड किया था, यानी उसके अंदर हमने देखा था कि मैकेनिज्म का जो है ना ये एक दो स्टेप उसके रह गए थे, तो हम वो क्लियर करने जा रहे हैं। तो बिल्कुल जिस तरीके से हमने क्लोरोफेनिकोल का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखा, तो इसी तरीके से ये टेट्रासाइक्लिन का भी है। तो टेट्रासाइक्लिन जो है ना ये 30S के ऊपर इफेक्ट कर रही होती है। अगर क्लोरोफेनिकोल के केस में देखें तो वो 50S के ऊपर इफेक्ट कर रही थी। तो 30S में इसने क्या करना है, ये जो ट्रांसफर आरएनए अल्फा 1 अल्फा 2 जो अमाइनो एसिड को एक सीक्वेंस के साथ इंफॉर्मेशन लेके आ रहा है, इसने क्या करना है, इसने ट्रांसफर होके आगे जो मैसेंजर आरएनए है उसके साथ जो है ना इसको कॉम्प्लेक्स नहीं बनाने देना। जब उसके साथ कॉम्प्लेक्स नहीं बनेगा तो उस वक्त जो है ना प्रोटीन की सिंथेसिस का जो स्टेप है वो इनहिबिट हो जाएगा, यानी डिस्टर्ब हो जाएगा। तो इस तरीके से यानी यहाँ पे आप लोगों ने एक ही स्टेप ये याद रखना है कि टेट्रासाइक्लिन के इस केस में ये प्रोटीन जो 30S राइबोसोमल यूनिट है इसके ऊपर जाके इसने इफेक्ट करना होता है टेट्रासाइक्लिन ने, जिसकी वजह से जो ट्रांसफर आरएनए अमाइनो एसिड के एक सीक्वेंस का यानी इंफॉर्मेशन लेके आ रहा है उसको आगे मैसेंजर आरएनए तक जो है ना ट्रांसफर नहीं होने देना, यानी उसके साथ कॉम्प्लेक्स नहीं बनने देना। जब वो कॉम्प्लेक्स नहीं बनेगा तो उसके साथ साथ क्या होगा कि आगे ये जो इंफॉर्मेशन आ रही थी वो ट्रांसफर नहीं हो पाएगी। जब वो नहीं हो पाएगी तो क्या होगा कि आगे प्रोटीन की सिंथेसिस का जो स्टेप है वो ब्लॉक हो जाएगा। तो इस तरीके से जो है ना टेट्रासाइक्लिन प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर के तौर पे काम कर रही होती है। तो ये ओवरऑल हमने जो है ना क्लास जो स्टार्ट की हुई है ये प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर के तौर पे काम करने वाली ड्रग है। तो यहाँ तक अगर आप लोगों को कोई भी किसी किस्म का क्वेश्चन है, कोई पॉइंट आपका क्लियर नहीं हुआ, तो आप कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट कर सकते हैं, हम आपको इसका रिस्पॉन्स करेंगे। बाकी आपका फीडबैक हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, आप ज़रूर हमें फीडबैक देंगे कि हमारी एफर्ट आपके लिए किस हद तक अच्छी साबित हो रही है। अल्लाह हाफिज़।